दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज तो उस ट्रांसपेरेंट सिस्टम को समझ लीजिए जिस सिस्टम को समझने के लिए आपको कोई कानून की किताब नहीं चाहिए। उस कानून की व्याख्या करने के लिए उस संविधान की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी जिस संविधान के जरिए इस देश को चलाने का जिक्र होता है। और फिर कानून का राज, शायद यह शब्द आपको इस ट्रांसपेरेंट सिस्टम के सामने बहुत छोटा लगने लगेगा। इस देश के भीतर में जब न्यायपालिका फेल होगी, इस देश के भीतर में जब इंस्टीट्यूशंस खत्म होंगे, इस देश के भीतर में जब राजनीतिक सत्ता का अपना दायरा अपराधीकरण के दायरे के भीतर दलदल में धंसता हुआ नजर आएगा, तो फिर न्याय सड़क पर ही होगा। और इस ट्रांसपेरेंट सिस्टम में जो ताकतवर होगा, उस ताकत के साथ उसकी मौजूदगी का एहसास आपको हर वक्त होगा। यह जंगल राज नहीं है, यह तो न्याय है। आज आप इसे ही मान लीजिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट सिस्टम की पहली परिभाषा दरअसल न्याय ही होती है। और इस न्याय के इस पार या उस पार खड़े होकर आज एक कहानी सुनिए और उस कहानी के तमाम किरदारों को समझने की कोशिश कीजिए कि अतीत के 70 बरस के पन्ने इस देश में एक एक करके पलटते पलटते 2020 एक ऐसी स्थिति में इस देश को लाकर खड़ा कर चुका है जहां से आगे का रास्ता ना तो न्यायपालिका की चौखट पर जाता है, न संविधान की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना चाहता है, ना ही वो पुलिस थाने के भीतर एफआईआर लिखी जाए और उसके जरिए सुनवाई हो और फिर किसी तरीके से जेल हो जाए। ये सारी चीजें देखने की स्थिति में मौजूदा वक्त का ट्रांसपेरेंट सिस्टम बिल्कुल नहीं है। बात शुरू की जाए दरअसल महाकाल के मंदिर से या फिर झांसी से। हमें लगता है झांसी से शुरू करते हैं, क्योंकि महाकाल के मंदिर का जिक्र तो कल हो चुका है। झांसी में रात 3:15 बजे मध्य प्रदेश की पुलिस विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस एसटीएफ को सौंपती है, जो 10 गाड़ियों में सवार है। इन 10 गाड़ियों का काफिला झांसी से निकलता है रात के 3:15 बजे। लेकिन महाकाल के मंदिर यानी उज्जैन से लगातार मीडिया का रेला भी पीछे पीछे चल रहा है। और विकास दुबे गाड़ी में बैठा हुआ है, जो अपराधी है, जो कई हत्याओं का आरोपी है। उसको एसटीएफ के 2 जवान दोनों तरफ पीछे अगल बगल बैठे हुए हैं। एक एसटीएफ का जवान आगे बैठा है, एक ड्राइवर चला रहा है गाड़ी। आगे 4 गाड़ियां हैं, पीछे 5 गाड़ियां हैं, 10 गाड़ियों का काफिला और इन सब के पीछे मीडिया का एक काफिला। और इस चकाचौंध शोर हॉर्न के बीच लगातार गाड़ी चली जा रही है। कोई सो नहीं रहा है, किसी की आंखों में कोई झपकी नहीं है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे एसटीएफ हो, चाहे मीडिया हो। और इन सब के बीच जिसके ऊपर सबकी नजर है वो विकास दुबे क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही कानपुर के दरवाजे तक पहुंचने की स्थिति आती है, तो वहां पर कानपुर देहात बॉर्डर है, एक रायपुर बॉर्डर, और ये तकरीबन उस कानपुर की जुडिशरी से 19 किलोमीटर ठीक पहले पहुंचता है। वहां पर एक टोल नाका भी है, और उस नाके में जहां से आप इंटर करते हैं कानपुर देहात की सीमा के भीतर में, वहां पर भौती का इलाका है। उस इलाके तक पहुंचते पहुंचते तमाम गाड़ियां रुकती हैं कुछ सेकंड्स के लिए, और उसके बाद गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ता है। उन गाड़ियों के काफिले में एक एक करके सारी गाड़ियां आगे बढ़ती है। एक गाड़ी रुकी रह जाती है, उसके पीछे मीडिया की गाड़ी है। उस एक गाड़ी के रुकने के पीछे ही मीडिया की गाड़ी है। सभी को रोक दिया जाता है, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, पुलिस की मौजूदगी है, शायद कोई जांच हो रही हो, क्योंकि आगे एक वो गाड़ी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियों के काफिले में शामिल थी। तो जाहिर है मीडिया भी देखती है। सुबह 6:15 का वक्त है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाड़ियां रुक गई है, हो सकता है आगे जाने में कुछ जांच हो रही हो, परखा जा रहा हो। लेकिन 5 मिनट के बाद सबको लगता है कुछ है, क्योंकि आगे की गाड़ियां तो नजर नहीं आ रही हैं। हर कोई उतरता है, देखता है, बैरिकेड लगा हुआ है, पता करता है, पता चलता है काफिला तो जा चुका है। और वहां से तकरीबन 5 किलोमीटर के बाद जो खेत का इलाका है, उस इलाके में कहीं कुछ नहीं, सुबह सुबह का वक्त है, और वहां पर इनकाउंटर हो जाता है। एक गाड़ी सड़क के किनारे उल्टी हुई मिलती है। यह उल्टी हुई तब दिखाई देती है जब यहां पर तकरीबन 7 बजे के बाद इसको खोला जाता है बैरिकेड को, और मीडिया वहां से निकलना शुरू होती है। उस इलाके तक पहुंचते पहुंचते तब तक खबर आ जाती है कि यहां पर इनकाउंटर हुआ है, और इनकाउंटर में जो विकास दुबे था वह रिवॉल्वर लेके छीन के भागने की कोशिश कर रहा था। तुरंत हर जहन में कई सवाल आते हैं। पहला सवाल,
जब कोई नहीं था तब वो महाकाल के मंदिर में सरेंडर कर रहा था, और जब 10-10 गाड़ियां हैं, पुलिस है, मीडिया है, तो वो भागना चाह रहा था। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, 10 गाड़ियों के काफिले के बीच में वो गाड़ी थी, ना आगे की गाड़ी पलटी ना पीछे की गाड़ी पलटी, और उस गाड़ी के पलटने का असर भी ना आगे की गाड़ी को हुआ ना पीछे की गाड़ी को हुआ, लेकिन गाड़ी पलट गई। और गाड़ी जिस अवस्था में पलटी उसमें जाहिर है विकास दुबे और उसके इर्द गिर्द बैठे एसटीएफ के जो पीछे के 2 जवान थे वह पूरी तरह उलट गए होंगे। उसमें फिर भी किसी में ताकत थी, वह निकला, गेट खुलने की स्थिति में नहीं था, शीशा नीचे करके निकला, खिड़की से निकला और बाहर निकल के रिवॉल्वर छीन लिया, और फिर उसने भागना शुरू किया, और फिर फायरिंग हुई, सारी चीज हो गई। और उसके बाद जानकारी आई कि एम्बुलेंस तुरंत बुलाई गई और उसको वहां से हॉस्पिटल की दिशा में रवाना कर दिया गया। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते 7:15 हो चुके थे। 7:55 पे जानकारी आई कि विकास दुबे मारा गया है, इनकाउंटर में मारा गया है। इनकाउंटर शब्द जुड़ा होता है सेल्फ डिफेंस से, यानी पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है, सेल्फ डिफेंस में उसने गोली चला दी। इस सेल्फ डिफेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी व्याख्या की है कि जब कोई इनकाउंटर हो जाए तो उसके बाद क्या क्या करना होगा या क्या क्या किया जाएगा, उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है। उस लंबी फहरिस्त में है कि जो इनकाउंटर हुआ है उसके बारे में लिखित या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसकी पूरी रिपोर्ट अदालत को सौंपनी होगी। बिना देरी किए जो भी क्राइम स्पॉट है उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, एक क्रिमिनल रजिस्टर तैयार किया जाएगा और उसको कोर्ट को सौंपना होगा। उसको रजिस्टर्ड अपने तौर पर करना होगा, और इस पूरे की जांच जो है या तो इंडिपेंडेंट सीआईडी की टीम करेगी या फिर एक दूसरे पुलिस थाने का एक सीनियर अफसर की अगुवाई में इसकी जांच की जाएगी, जिससे वहां पर मौजूद एविडेंस हो, आइडेंटिटी सीन हो, विटनेसेस हो, इन सब के बारे में जानकारी ली जाएगी। मैजिस्ट्रेट स्तर की एक पूरी जांच होगी और एनएचआरसी को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जानकारी दी जाएगी। और जो मेडिकल उसको सुविधा दी गई, कब दी गई, तुरंत दी गई, बाद में दी गई, जो एफआईआर है, पंचनामा है, पुलिस डायरी है, सब कुछ अदालत को सौंपी जाएगी। जहां पर इनकाउंटर हुआ उस पूरे स्पॉट की फॉरेंसिक जांच होगी, सब कुछ होगा। हो सकता है ये सारे दस्तावेज तैयार हो जाएं और अदालत में सौंप भी दिए जाएं। अदालत में चीजें सौंप दी जाए, उसी अदालत का हम जिक्र कर रहे हैं जिस अदालत के दायरे में 5 हत्या करने के बाद भी विकास दुबे को कभी सजा हो नहीं पाई, उसको हर बार जमानत हो गई। तो क्या यह अदालत के लूपहोल है? यह आपके जहन में सवाल किसी के भी होगा। लेकिन इसके आगे का सवाल यह है कि अगर सेल्फ डिफेंस में इनकाउंटर की परिस्थिति थी और इनकाउंटर की परिस्थिति उस शख्स को लेकर थी जो शख्स सरेंडर करने पर आमदा थे, तो फिर कई सवाल शुरू होंगे। लेकिन इन सवालों के दायरे में जिन बातों का जिक्र जगह लगातार हो रहा है कि दरअसल कोई अपराधी अपराध खुद नहीं करता है, कोई अपराधी दुर्दांत अपराधी खुद नहीं बनता है, कोई अपराधी राजनीतिक तौर पर हस्तक्षेप खुद नहीं कर पाता है, कोई राजनीतिक तौर पर अपराधी खड़ा हो जाए तो फिर क्या आईएएस और क्या आईपीएस सभी घुटने टेकते हुए नजर आते हैं। और यह परिस्थिति हमारे यहां पंचायत स्तर से लेकर संसद तक के बीच में यह छुपा हुआ भी नहीं है। तब इस एनकाउंटर के दायरे में क्या उस अपराधी के जरिए कई आईएएस के नाम आ सकते थे, कई आईपीएस के नाम आ सकते थे, कोई एमएलए आ सकता था, कोई एमपी आ सकता था, कोई सत्ता का कोई शख्स आ सकता था, यह हो सकता था। लेकिन संयोग एक एक करके देखना शुरू कीजिए और लौट चलिए सुई को घुमाते हुए महाकाल के मंदिर में। उज्जैन में महाकाल के मंदिर में 9 तारीख को, यानी कल, जब आत्मसमर्पण किया विकास दुबे ने, उससे पहले वहां पर दोपहर को जो प्रभारी थाना थे, उनका नाम था, उस समय उनका तबादला कर दिया गया। उस तबादले में किस किस का तबादला हुआ, कैसे कैसे तबादला हुआ, इसके लिए जरा समझने की कोशिश कीजिए। प्रकाश वास्कले जो निरीक्षक थे महाकाल थाना के, उनको वहां से हटाकर बना दिया गया थाना प्रभारी नीलगंगा। उनको वहां भेज दिया गया बुधवार के दिन। गुरुवार को हो रहा है, बुधवार को ये ट्रांसफर हुआ। वहां पर पुलिस लाइन से अरविंद सिंह तोमर निरीक्षक जो थे उनको लाया गया और उनको महाकाल में निरीक्षक बता दिया गया, थाने का बना दिया गया। इसके साथ 2 तबादले और हुए। एक हुआ आशा सोलंकी जो निरीक्षक के तौर पर महाकाल मंदिर चौकी में नियुक्त थी, उसको वहां से हटाया गया और उनको भेज दिया गया प्रभारी महिला अपराध सेल उज्जैन में भेज दिया गया। और वहां पे पुलिस लाइन से राजेश यादव को लाया गया, चौकी प्रभारी महाकाल के तौर पर मंदिर में बैठा दिया गया। यानी पुलिस बिल्कुल नहीं है।
और इसके साथ ही जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड एसआईएस का था, जिसने पहली बार पहचाना, उसका नाम लखन यादव, जो कि मंदिर प्रशासन ने उसको इस घटना के तुरंत बाद छुट्टी पर भेज दिया। तो एक घटना महाकाल की, एक घटना भौती की, जो कि कानपुर देहात में घुसते ही सबसे पहले का इलाका आता है। और यहीं से यह बात शुरू होती है, क्या इस देश के भीतर में इनकाउंटर जो है और अपने तरीके से न्याय देने की परिस्थितियां अब पुलिस को लगने लगा है। क्योंकि जैसे ही 2 तारीख को 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, अपराधी को पकड़ने गए थे और अपराधी ने वहां अपने गैंग के साथ मिलकर गोलियां चलाई और उसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उसके अगले दिन से क्या शुरू हुआ? उस पूरे मकान को ढा दिया गया। कानून की किताब पकड़िएगा, संसद और संविधान की पुस्तक को पकड़िएगा तो यह आपको अदालत के जरिए आदेश होने के बाद होना चाहिए। घर गिराया गया। 3 तारीख को प्रेम शंकर पांडे जो मामा है और अतुल दुबे जो सहयोगी है, सबसे पहले निशाने पर वही आए। इसके अलावे 20 लोगों को नामजद किया गया, 60 के खिलाफ एफआईआर हुई। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अलग है, जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं वो अलग है। उसके तुरंत बाद 5 तारीख को जो विकास का नौकर था, एक खास सहयोगी था दयाशंकर, उसको बबलू अग्निहोत्री भी कहते हैं उर्फ कल्लू अग्निहोत्री, उसको वहां पर पकड़ लिया गया। वो घायल हो गया, उसको लेकिन अपने पास रखा गया। 8 जुलाई को अमर दुबे, इसका इनकाउंटर हुआ। प्रभात मिश्रा, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। प्रभात मिश्रा को 8 को गिरफ्तार किया गया और प्रभात मिश्रा को 9 को इनकाउंटर कर दिया गया। जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसका इनकाउंटर 9 को हो गया। वह भी भागने का प्रयास कर रहा था। बउआ दुबे, उसका भी इनकाउंटर हो गया। और 10 जुलाई को विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया। इस फेरिस्त में आपको सिर्फ इनकाउंटर शब्द आपके जहन में घूम रहा होगा, और इनकाउंटर शब्द जब घूमेगा आपके दिमाग में तो हमको लगता है इस देश के भीतर का इनकाउंटर का सच क्या है। इस देश के भीतर बहुत सारे इनकाउंटर हुए हैं, अलग अलग तरीके से हुए हैं। जिस समय महाराष्ट्र में खास तौर से इनकाउंटर महाराष्ट्र के तौर पर एक पहचान रही है, यहां पे जब अंडरवर्ल्ड था उसमें कई पुलिस वालों के नाम आते हैं जो इनकाउंटर में माहिर थे। प्रदीप शर्मा 312 इनकाउंटर किए, दया नायक 83 इनकाउंटर किए, प्रफुल्ल भोसले 77 इनकाउंटर किए, रविंद्रनाथ अंगारे 54 इनकाउंटर किए, सचिन वाजे 63 इनकाउंटर किए, विजय सालस्कर 61 इनकाउंटर किए। ये इनकाउंटर करने वाले पुलिस थे। कुछ राजनीति में चले गए, कोई कहीं शामिल हो गया, एक अलग इनकी स्थिति है, महाराष्ट्र की एक स्थिति है। उसके बाद आपके दिमाग में तुरंत गुजरात आएगा। गुजरात में इनकाउंटर जिनका हुआ 2002 गुजरात राइट्स के बाद से 2007 तक के बीच में, आपको चाहे अनचाहे 4 नाम याद तुरंत आएंगे। पहला नाम सादिक जमाल 2003 में, इसका इनकाउंटर। उसके बाद इशरत जहां 2004, इसका इनकाउंटर। सोहराबुद्दीन शेख 2005, इसका इनकाउंटर। 2006 में तुलसीराम प्रजापति, इसका इनकाउंटर। आपके ये जहन में तुरंत आएगा। आपको याद होगा पंजाब में भी 1984 के बाद से एक इनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ था। आतंकवाद वहां पर था, माना जा रहा था, और 1984 से 1995 तक खूब इनकाउंटर हुए। इस प्रोसेस में जब आप आगे बढ़िएगा तो आपके दिमाग में आएगा 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तो उन्होंने एक क्लीन ऑपरेशन शुरू किया, और इस क्लीन ऑपरेशन का मतलब था अपराधियों को खत्म कर देना। और 2017 के मार्च में शपथ लेने के बाद जो इनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ वह 2019 के मई तक का डाटा बतलाता है कि 5178 इनकाउंटर यूपी में हुए, 113 लोग मारे गए, 1859 लोग घायल हुए। और ऐसा नहीं है कि पुलिस घायल नहीं हुई, 642 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। लेकिन यह इनकाउंटर इससे पहले का है। मौजूदा वक्त में जो 5 लोगों का इनकाउंटर हुआ और छठा विकास दुबे, और जानकारी आ रही है कि 12 वांटेड अभी भी इस गैंग के बचे हुए हैं जिनका इनकाउंटर कभी भी हो सकता है। और इसके साथ यह भी जानकारी आ रही है कि अब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस नहीं छोड़ने की परिस्थिति में अदालत कहां है? इस नहीं छोड़ने की परिस्थिति में कानून का राज कहां पर है? हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस देश के भीतर में उत्तर प्रदेश ही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज होते हैं, सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस अदालत तक पहुंचते हैं, और सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं।
तो अदालत की महत्ता को क्या अदालत ने खत्म किया है, या अदालत की महत्ता को रसूखदार पॉलिटिशियंस ने खत्म किया है जो कि सत्ता में होते हैं, या फिर एक ऐसा नेक्सस बन चुका है जिसमें राजनीतिक सत्ता जिसकी होगी वही सारी चीजों को देखेगा, समझेगा और परखेगा, उसी के हिसाब से जजेस भी क्या फैसला देंगे या जजेस भी टाल देंगे। यह एक परसेप्शन की बात है, ये आप कैसे देखना चाहते हैं। लेकिन जब उसका डाटा आपके सामने आएगा तब फिर आप समझेंगे कि कानून के राज का जिक्र किया जाए, संविधान की किताब का जिक्र किया जाए, न्यायपालिका का जिक्र किया जाए, या फिर यह मानकर चला जाए कि न्याय तो सड़क पर ही होगा। और हम इस दिशा में बढ़ चुके हैं। इसकी वजह यह है कि अगर सिर्फ बीते 10 बरस की स्थिति देखिए, हम 3.5 करोड़ केसेस पे नहीं जा रहे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, हम सिर्फ बीते 10 बरस को देखना चाहते हैं। 10 बरस का मतलब 2010 से लेकर 2020 तक की स्थिति। इस स्थिति के बीच में इस देश में कितने केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उस दिशा में अगर आइएगा तो तकरीबन 3 करोड़ 14 लाख केस इस देश की डिस्ट्रिक्ट और सेबुनेट कोर्ट में, जो उसके नीचे तालुका कोर्ट होता है, वहां पर पड़े हुए हैं। यह दर्ज है। यह नवंबर 2019 तक की स्थिति हम बता रहे हैं। जून तक में आखिरी बार सरकार की तरफ से राज्यसभा में, संसद में जानकारी दी गई थी कि लगभग जिला और तालुक कोर्ट में 28 लाख केस पेंडिंग है, जो मौजूदा वक्त में जानकारी आती है नवंबर 2019 में लगभग 3.25 करोड़ केसेस पड़े हुए हैं। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा था, जो जानकारी थी, 9,20,000 केस वहां पर पड़े हुए हैं। नवंबर 2019 तक की स्थिति ओवरऑल उसमें है लगभग 44,75,000 केस पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 59,867 केसेस पड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि दरअसल केसेस की सुनवाई मौजूदा वक्त में, ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें चीजें खत्म होती चली गई। अगर फिर भी आपको लगता है नहीं, क्योंकि संविधान को नमन करने के बाद मौजूदा वक्त के देश के प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी, तो 2014 से जिक्र हमको आपको अलग से बतलाए तो वह भी बतला देते हैं। 2013 तक इस देश के भीतर में तकरीबन 2 करोड़ 62 लाख केसेस पेंडिंग थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और तालुका कोर्ट में, यानी जो डिस्ट्रिक्ट के नीचे सबोर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जो कि 2019 के नवंबर महीने तक बढ़ के हो गए 3 करोड़ 14 लाख। हाई कोर्ट में इससे पहले केस चल रहे थे 41,53,000 2003 तक, लेकिन 2019 में ये बढ़कर हो गए 44,75,000। सुप्रीम कोर्ट में केसेस जरूर कुछ कम हुए वहां पर, यानी सुनवाई में तेजी आई है। सुप्रीम कोर्ट में 62,791 62,791 केसेस थे जो कि 2013 में पेंडिंग थे, जो कम हुए, और नवंबर 2019 में ये हो गए 59,867। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश ने एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम इस देश को दिखाया है, तो उसके भीतर आइए जरा झांकने की कोशिश की जाए। इस देश का सच यह है कि इस देश के भीतर में जितने भी केसेस होते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केस पेंडिंग नजर आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ही, जून के महीने में ही, इलाहाबाद हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश, पटना, उड़ीसा, राजस्थान और मुंबई हाईकोर्ट को एक नोटिस भी दिया था कि आप चीजों को जल्दी से सुनवाई कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन सुनवाई कीजिए और आगे बढ़िए ये कहने से तो होगा नहीं। इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए। कुछ पैसा भी रिलीज किया गया, लेकिन इतना नहीं। कुछ भर्तियां भी करनी होंगी, लेकिन भर्तियां भी इतनी नहीं की गई जिससे कि चीजें और जो कंप्यूटराइजेशन होता है वह भी हमारे डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट में बड़ी धीरे रफ्तार से हुआ है। 2013 तक 13,672 कोर्ट थे जिसमें था, उसके बाद 16,845 कोर्ट हो गए। लेकिन इस देश में कोर्ट्स की तादाद कई गुना ज्यादा है इससे। लेकिन बहरहाल इसके भीतर आइए, जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं इस देश के भीतर में, लगभग 1.25 लाख क्रिमिनल केसेस पेंडिंग पड़े हैं, बाकी सिविल केसेस हैं। और इस क्रिमिनल केसेस में मर्डर के जुड़े हुए केसेस भी हैं, इसमें फिरौती से जुड़े हुए भी हैं, इसमें अपहरण से जुड़े भी हैं, यानी वो सारे आरोप जो क्रिमिनल केसेस में विकास दुबे पर लगते, उस तरह के लगभग 12.25 लाख केसेस अदालतों में पड़े हुए हैं। अब इसका दूसरा पक्ष है उत्तर प्रदेश, जो पूरे देश में सिर्फ बीते 10 साल में केसेस पेंडिंग हैं, उनकी तादाद है 9,20,000, और सिर्फ इलाहाबाद कोर्ट में उसमें से 2,76,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। जो बीते 10 बरस के भीतर में जो 1,58,000 केसेस हैं,
जो खास तौर से हाईकोर्ट की स्थिति है, उसके भीतर की स्थिति है, जो 10 साल प्लस में आते हैं, उससे जुड़े हुए लगभग 55% मामले यानी 86,900 केसेस पुराने भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। और 30-30 साल पुरानी स्थिति में आइएगा तो तकरीबन 86% पुराने केसेस, जो पूरे देश के केसेस है उसके 66% सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिस्से में पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के भीतर की जो न्यायिक व्यवस्था है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो परिस्थिति है और इस देश के भीतर में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट हैं, ताल्लुक लेवल के कोर्ट हैं, हाईकोर्ट तक की परिस्थिति है, वो इतनी शिथिलता से चलती है कि वहां पर आप न्याय नहीं मिल पाता है। तो अदालतों के होने का मतलब क्या है, ये आपके दिमाग में पहला सवाल आएगा। दूसरा सवाल आपके दिमाग में आएगा कि अगर अदालत नहीं है तो वो तरीके कौन से होंगे जिन तरीकों के आश्रय इस बात का जिक्र किया जाए कि दरअसल ये इनकाउंटर को सही कोई कैसे कह सकता है। इनकाउंटर को सही नहीं कह सकते हैं तो सेल्फ डिफेंस को सही कह सकते हैं। सेल्फ डिफेंस को सही नहीं कह सकते हैं तो जिसके घर में जिन चीजों के साथ जो परिस्थितियां हुई हैं उसमें वो न्याय देने अगर निकल पड़ा है तो फिर उसको भी आप गलत नहीं कर सकते हैं। अगर इन चीजों को गलत नहीं कह सकते हैं तो हो सकता है आने वाले वक्त में हर कोई न्याय के लिए सड़क पर ही निकल आए और जिसके पास जितनी ताकत होगी उस ताकत के साथ एहसास करे, क्योंकि हमने इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया। हमने एक नया इंस्टीट्यूशन का दायरा शुरू किया है। उस इंस्टीट्यूशन में टिप पर वो शख्स है जिसको जनता ने चुना है और जनता ने जब उसको चुन लिया है तो उसकी हर बात पे ताली हम बजाएंगे ही, चाहे उसके लिए वो पूरे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दे। इस परिस्थिति में हम आकर खड़े हुए हैं। इसीलिए याद कीजिए, जब हैदराबाद में इनकाउंटर हुआ था, जो 4 लोगों को मार दिया गया था सरेआम, इस देश के भीतर में तालियां ही पीटी गई थी। इस देश के भीतर में विकास दुबे को मारा गया तो उस पूरे इलाके में लोग कहते न्याय हुआ है। अब यह बताइए, आखिरी सवाल यही है कि इस देश के भीतर में जितने दागी सांसद और विधायक हैं, अगर उनको लेकर इस देश की जनता न्याय करने लगेगी तब पुलिस साथ किसका देगी? असल सवाल यही है। क्या पुलिस सत्ताधारियों के दबाव में है और सत्ताधारियों की ढील के हिसाब से कानून अपने हाथ में ले लेती है, या फिर पुलिस समझ गई है कि पूरा सिस्टम इतना करप्ट हो चला है कि इसमें अगर हमने अपने अस्तित्व को नहीं बचाया और अगर हमने सत्ता के अनुकूल होकर अपराधियों को ही संरक्षण देना शुरू कर दिया तो कल हम भी मारे जाएंगे। और हम भी मारे जाएंगे का शब्द यह है कि इस देश की जनता के भीतर भी कहीं ना कहीं वो सवाल आएगा कि हम भी मारे जाएंगे। और यह सवाल जब बड़ा कर दीजिएगा तो अगला सवाल यही होगा कि कानून की रक्षा के लिए पुलिस की मौजूदगी अगर कानून को खुद हाथ में लेती है तो क्या वो जनता के लिए भी कानून खुद को हाथ में लेगी, या पुलिस सत्ता के अनुकूल रहकर कानून अपने हाथ में लेगी? आखिरी सवाल यही है। जिस दिन जनता अनुकूल हो जाएगी पुलिस, उस दिन बात की जाएगी कि कानून के राज का मतलब क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।